नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून को समझने जा रहे हैं जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, खासकर झारखंड जैसे इलाकों में। नाम है पेसा कानून। लेकिन ये सिर्फ कुछ नियमों का एक दस्तावेज नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा सपना है और दशकों का संघर्ष छपा हुआ है। तो चलिए, इस विश्लेषण में हम पेसा कानून की जड़ों तक चलते हैं और इसकी कहानी को परत दर परत समझते हैं। आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कि ये पेशा आखिर है क्या। फिर हम उस सपने को समझेंगे जो इसके पीछे है, स्वशासन का सपना। ये देखेंगे कि ये एक संवैधानिक वादा कैसे बना, इस वादे को हकीकत में बदलने का सफ़र कितना लंबा था, और आखिर में वो क्या हुआ जिससे पेशा का रास्ता साफ हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कानून को समझने का सबसे आसान तरीका होता है उसके नाम को ही डिकोड कर लेना। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि पेशा का मतलब क्या है। तो सबसे बुनियादी सवाल, ये पेशा यानी PESA, इसका पूरा मतलब आखिर है क्या? पेशा का पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। अब देखिए, इस कानून की पूरी आत्मा ना बस दो शब्दों में छिपी है, पंचायत और शेड्यूल्ड एरियाज। अगर हम इन दोनों का मतलब और इनकी कहानी समझ गए तो समझिए कि पूरा पेशा कानून समझना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चलिए पहेली का पहला हिस्सा सुलझाते हैं, पंचायत। ये सोच, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? ये कोई अचानक बनाया गया कानून नहीं है, बल्कि भारत के लिए देखे गए एक बहुत गहरे सपने का नतीजा है। ये सपना था असली आज़ादी का, जो दिल्ली से नहीं बल्कि गांव की मिट्टी से शुरू होती है। और वो सपना देखा था महात्मा गांधी ने। उन्होंने एक शब्द दिया था, ग्राम स्वराज, यानी गांव का अपना राज। उनका मानना था कि भारत को अगर सच में एक मजबूत देश बनाना है तो शक्ति का केंद्र गांव होना चाहिए। असली लोकतंत्र की शुरुआत संसद की बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं होती, बल्कि हर गांव की ग्राम सभा से होती है, जहां सब मिलकर अपने फैसले खुद लेते हैं। गांधी जी की इस सोच का जो मूल आधार था, उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है कि सत्ता सिर्फ एक जगह, दिल्ली में सिमटकर न रह जाए। वो ऊपर से नीचे की तरफ बहे, केंद्र से राज्यों तक और राज्यों से गांव की पंचायतों तक। जिस देश में शक्ति का प्रवाह जितना नीचे तक जाता है, वो उतना ही ज्यादा लोकतांत्रिक होता है। इसका ठीक उल्टा होता है केंद्रीकरण, जैसा हम उत्तर कोरिया में देखते हैं, जहां सारी की सारी शक्ति एक ही इंसान के हाथ में है। और इसी विकेंद्रीकरण से जन्म होता है ग्रास रूट डेमोक्रेसी का, यानी जमीनी स्तर का लोकतंत्र। देखिए, केंद्र और राज्य के स्तर पर हम क्या करते हैं? हम वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लेकिन ग्राम सभा में वहां लोकतंत्र प्रत्यक्ष होता है। गांव का हर वयस्क नागरिक सीधे सीधे फैसले लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। यही तो है असली लोकतंत्र। और ये कोई नई सोच नहीं है। बहुत पहले सर चार्ल्स मेटकाफ ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी देश में जो स्थानीय सरकार होती है वो एक कछुए की तरह है, और जो केंद्र सरकार है वो उसके ऊपर का खोल है। मतलब असली शरीर, असली जान तो गांव के शासन में ही बसती है। केंद्र सरकार का काम तो बस उसकी रक्षा करना है। तो ये सपना बहुत अच्छा था, ये दर्शन बहुत शक्तिशाली था। लेकिन किसी भी सपने को हकीकत में बदलने के लिए उसे देश के सबसे बड़े कानून यानी हमारे संविधान में जगह देनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ग्राम स्वराज के सपने को एक संवैधानिक वादा कैसे बनाया गया। हमारे संविधान में पंचायत का पहला जिक्र मिलता है अनुच्छेद 40 में। ये साफ साफ कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां दें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन था। ये अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा था। इसका मतलब ये एक सलाह थी, एक निर्देश था, पर यह कानूनी रूप से राज्यों पर बाध्यकारी नहीं था। मतलब राज्य चाहें तो करें, न चाहें तो न करें। और क्योंकि ये कानूनी तौर पर जरूरी नहीं था, इसीलिए इस संवैधानिक वादे को हकीकत में बदलने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल साबित हुआ। ये दशकों तक चले एक्सपेरिमेंट्स और गलतियों से सीखने की एक कहानी है। आज़ादी के ठीक बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जैसे प्रयास किए गए, पर वो बुरी तरह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि केंद्र तो चाहता था कि राज्य शक्तियां नीचे दें, पर राज्य तैयार नहीं थे। आखिर उन्हें कोई कानून मजबूर जो नहीं कर सकता था ना। फिर भी कोशिशें चलती रहीं और 1959 में राजस्थान के नागौर में देश की पहली ग्राम पंचायत की स्थापना हुई।
इस सफर में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुई 1957 की बलवंत राय मेहता समिति। इसी समिति ने पहली बार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक ठोस ढांचा दुनिया के सामने रखा। उन्होंने सिफारिश की कि भारत में एक 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिले के लेवल पर जिला परिषद। आज भी हमारे पंचायती राज का जो ढांचा है उसकी नींव इसी समिति ने रखी थी। लेकिन ये शुरुआती मॉडल भी ज्यादा सफल नहीं हो पाया। तो फिर से जांच हुई कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। सादिक अली समिति ने इसकी वजह बताई, जिसे 3F प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। पहला F फंड्स, यानी पंचायतों के पास पैसा नहीं था। दूसरा F फंक्शंस, यानी उनके काम क्या हैं ये साफ नहीं था। और तीसरा F फंक्शनरीज, यानी उनके पास काम करने वाले समर्पित लोग नहीं थे। अब बिना इन 3 चीजों के कोई भी संस्था कैसे चल सकती है? इसके बाद अशोक मेहता समिति जैसी और भी समितियां आईं। उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए, जैसे किसी ने कहा कि 3 टियर की जगह 2 टियर सिस्टम अपनाओ। ये सब दिखाता है कि देश लगातार इस पहेली को सुलझाने में लगा हुआ था कि जमीनी लोकतंत्र को सबसे असरदार कैसे बनाया जाए। और फिर दशकों के इन प्रयोगों और कोशिशों के बाद एक ऐसा निर्णायक मोड़ आया, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल दिया। और इसी मोड़ ने सीधे सीधे पैसा कानून के लिए रास्ता तैयार किया। वो मोड़ था LM सिंघवी समिति की रिपोर्ट। इस समिति ने जो सिफारिशें दी वो बिल्कुल क्रांतिकारी थीं। उन्होंने कहा कि ये छोटे मोटे सुधारों से काम नहीं चलेगा। सबसे जरूरी सिफारिश थी, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दो, उन्हें संविधान की शक्ति दो ताकि कोई भी राज्य उन्हें नजरअंदाज न कर सके। साथ ही ग्राम सभा को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का असली मंच बनाओ और उन्हें वित्तीय शक्तियां भी दो। और बस यहीं से सारी तस्वीर बदल गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर ही 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ। इस संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया और इसी संशोधन ने आगे चलकर पेसा अधिनियम का रास्ता खोला, जो खास तौर पर अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाया गया था। ये एक शानदार उदाहरण है कि कैसे एक विचार कानून बनता है। तो हमने देखा कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के एक सपने को एक संवैधानिक हकीकत में बदलने का सफर कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा था। इसमें दशकों के प्रयास लगे, कई विफलताएं मिली और उन विफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की एक अनोखी कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा लोकतंत्र बनाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब जब हम पैसा के नाम का पहला हिस्सा यानी पंचायत की कहानी पूरी तरह समझ चुके हैं, तो दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा बाकी है। ये शेड्यूल्ड एरियाज या अनुसूचित क्षेत्र आखिर होते क्या हैं और पैसा कानून इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को ऐसे कौन से खास अधिकार देता है जो बाकी पंचायतों के पास नहीं है। इन सवालों के जवाब हम अपने अगले विश्लेषण में जानेंगे।